नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो सी-टेट और एचपी-टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। जो हमारे पास सी-टेट और एचपी-टेट होता है, इसमें हमारे पास 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से जो 30 क्वेश्चन है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? जो एनसीटीई है इसका पूरा नाम क्या है? ए, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। बी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। सी, नेशनल कमेटी टीचर एजुकेशन। डी, नेशनल कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हमारे पास 1995 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1995 ईस्वी में की गई थी। ये भी पूछा जाता है कि एनसीटीई की स्थापना कब की गई? तो उसका आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी। जो एनसीटीई है इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसके अंतर्गत जितने भी जो टीचर लगते हैं उनके लिए जो एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। और ये कब से शुरू हुआ था? ये 1995 से शुरू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा बच्चों की सहायक होती है, उनके जो शिक्षा है वो बच्चों को किस चीज़ में सहायक होती है? ए, शारीरिक विकास में। बी, मानसिक विकास में। सी, सर्वांगीण विकास में। डी, चरित्र विकास में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, सर्वांगीण विकास में। जो एजुकेशन है, एजुकेशन का एम क्या है? तो एजुकेशन का एम है हमारे पास शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास। और जो बालक है, बालक का चहुमुखी विकास करना है। तो जो उसको क्या कहा जाता है? उसको सर्वांगीण विकास कहा जाता है। जो एजुकेशन है, एजुकेशन का हमारे पास एम ऑलराउंड डेवलपमेंट है बच्चे की करना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन का क्या अर्थ है, या जो एजुकेशन है बच्चे के लिए उसका क्या उद्देश्य है। ऑल राउंड डेवलपमेंट करना बच्चे के लिए उसका उद्देश्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, को क्या कहा जाता है? ए, सामाजिक अधिगम। बी, अनुबंधन। सी, प्रयोग अधिगम। डी, आकस्मिक अधिगम। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर सीखता है, या उसके जो बिहेवियर है उसको देखकर सीखता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको सोशल लर्निंग कहा जाता है। पिछले कल भी मैंने ये क्वेश्चन आपको इस तरह का पूछा था कि यदि कोई बच्चा किसी एक्टर को देखकर उसकी नकल करने की कोशिश करता है, इमिटेट करने की कोशिश करता है, तो वो क्या है? तो वो हमारे पास सोशल लर्निंग है। तो आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर कुछ भी सीखते हैं, तो वो क्या है? वो हमारे पास सोशल लर्निंग है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है? जब 1 वर्ष का कोई बच्चा होता है तो वो किससे सीखता है? आंखों को देखकर सीखता है, कानों से सुनकर सीखता है, और हाथों से टच करके चीज़ों को सीखता है। तो वह किस स्तर को शामिल होता है, या वो किस स्तर में शामिल होता है? ए, मूर्त क्रियात्मक स्तर। बी, औपचारिक क्रियात्मक स्तर। सी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। डी, अमूर्त क्रियात्मक स्तर। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जिन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई है, तो ये उनमें से एक है। तो वो उसमें सबसे पहला जो स्टेज है 0 से, जब उसका जन्म होता है 0 से 2 वर्ष, तो वो कौन सी स्टेज है? तो वो हमारे पास इंद्रिय जनित गामक स्टेज है, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या करता है? सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा आंख, कान और हाथों से देखकर सीखता है। तो ये आपने देखा होगा कि जो एक छोटा बच्चा होता है, जैसे बड़े इमिटेट करते हैं, वो भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, और आंखों से जो वो देखते हैं उसको एक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आप कुछ बोलते हैं, तो वो जो सुनते हैं तो वो अपने कानों के थ्रू फिर बाद में उस तरह से बोलने का प्रयास करते हैं, और जो अपने हाथ है, अपने हाथों के द्वारा वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो वो ये कौन सी स्टेज है? ये सेंसरी मोटर स्टेज है।
और जो दूसरी स्टेज आती है इसमें 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, तो उसमें कौन सी स्टेज आती है? वो उसमें आती है हमारे पास अमूर्त सक्रियात्मक स्टेज, जो कितने 2 से 7 वर्ष तक चलती है। और जो तीसरी स्टेज आती है वो हमारे पास आती है मूर्त सक्रियात्मक स्टेज, तो ये कितने से कितने वर्ष तक चलती है? ये 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। और जो लास्ट स्टेज है हमारे पास वो है ऑपरेशनल स्टेज। तो ऑपरेशनल जो औपचारिक सक्रियात्मक स्टेज है ये कितने? ये 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक चलती है। तो ये सारी की सारी स्टेजेस किसने दी है? ये हमारे पास जो जिन पियाजे ने ये स्टेजेस दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग को आपको पता है कि उन्होंने हमारे पास जो मॉरल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल दिया है। तो मॉरल डेवलपमेंट के अनुसार जो कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो जो नैतिक वैल्यूज होती है, मॉरल वैल्यूज होती है, उसका विकास किस तरह से किया जा सकता है? ए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, डी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। यदि किसी बच्चे को हमने मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताना है, पहला तो उसमें कि जो टीचर है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, टीचर को रोल मॉडल की तरह खुद को प्रेजेंट करना चाहिए। जो उसके अंदर नैतिक जो वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़ है, उनको जो टीचर है खुद के अंदर लाना चाहिए। और टीचर को देखकर ही बच्चा सीखता है। और यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो अगला ऑप्शन क्या इसका जो सही होगा कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जो एक बच्चा होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जो मॉरल वैल्यूज़ है उनके ऊपर कुछ जब चर्चा परिचर्चा हो रही होती है तो उनको उसमें शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि जो कृतिका है वो उसको किस प्रकार की प्रॉब्लम है? ए, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। बी, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालयों में खूब बात करें। सी, कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है। डी, उसके विचारों में विद्यालय को मान्यता मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, उसके विचारों को विद्यालयों में मान्यता मिलती है। जो कृतिका है वो घर में क्यों बात नहीं करती है? आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जब फैमिली में जब बात हो रही होती है तो क्या कहा जाता है कि जो बच्चों को कहा जाता है कि जब बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलना है, तो उनको चुप कराया जाता है। तो जो कृतिका है इसलिए वो घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, जबकि स्कूल में वो ज़्यादा बात करती है कि या काफ़ी बात करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में सुना जाता है और उसके विचारों को स्कूल में मान्यता मिलती है, इसलिए वह स्कूल में ज़्यादा बात करती है, जबकि वह घर में अक्सर बात नहीं करती है, क्योंकि उसके विचारों को घर में मान्यता नहीं मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उच्च बुद्धि वाला विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है। यदि एक अच्छे IQ वाला बालक है और वह पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप शिक्षक होते हुए आप सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? ए, उसका परफॉर्म करने का इंतज़ार करेंगे। बी, उसके निम्न उपलब्धि के कारण का पता लगाएंगे। सी, परीक्षा में उसे ग्रेस नंबर देंगे। डी, उसके माता पिता से उसे विद्यालय से निकालने के लिए कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, उसके निम्न उपलब्धि के कारणों का पता लगाएंगे। यदि कोई बच्चा हाई IQ वाला है और वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसके जो उपलब्धि है, जो निम्न उपलब्धि है, उसके कारणों का पता लगाएंगे कि ये क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो एज ए टीचर आपका सबसे पहला क्या कार्य होता है कि सबसे पहले आपको देखना है कि वो बच्चा अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है, उसे कहाँ पर समस्या आ रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन हर पाठ बहुत जल्दी सीख लेता है, जबकि सोहन उसे सीखने में ज़्यादा समय लेता है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, मोहन और सोहन है, और जो मोहन है वो अपने लेसन को बहुत जल्दी सीख लेता है, जबकि सोहन उसको सीखने में ज़्यादा समय लेता है। तो यह डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है? ए, निरंतरता का। बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सी, व्यक्तिगत भिन्नता का। डी, सरल
से कठिन की ओर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भिन्नता। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस प्रकार से सारी उंगलियां एक समान नहीं होती है, तो उसी प्रकार से जितने भी व्यक्ति है वो एक समान नहीं होते हैं। तो जो हमारे पास मोहन है उसका IQ हाई होगा, जिसके कारण वो अपने जो लेसन को जल्दी लर्न कर लेता है, जबकि जो सोहन है, सोहन का IQ नॉर्मल होगा या स्लो होगा, या वो स्लो लर्नर होगा, जिसके कारण वो अपने लेसन को जल्दी याद नहीं कर पाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन से अभिप्राय है। जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन का क्या अर्थ होता है या इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? ए, छात्रों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए। बी, छात्रों की बुद्धि का पता लगाने के लिए। सी, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करने के लिए। डी, स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, छात्र के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करने के लिए। देखो, जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? आपने कभी भी देखा होगा कि जो हमारे पास एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, तो एग्ज़ाम क्यों करवाए जाते हैं कि जो एक स्टूडेंट होता है उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो अधिगम है और शिक्षण है, उसकी जो सफलता है या असफलता है, कि कोई बालक क्यों असफल हो रहा है या कोई बालक क्यों असफल, उससे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन का मुख्य कार्य है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार के मूलभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? जो NCF 2005 है उसके अनुसार कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? ए, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। बी, रटने को महत्व प्रदान करना। सी, पुस्तकों को इतर ज्ञान प्राप्त करना। डी, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, रटने को महत्व प्रदान नहीं करना। जो आपके पास मेमोराइजिंग है कि आप किसी चीज़ को बार बार रट के सीखते हैं, तो NCF 2005 में क्या किया गया है, इसमें जो बच्चा होता है उसके रटने के महत्व को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि उसकी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है इसमें। और पुस्तकों से इतर जो पुस्तकें हैं, पुस्तकी या किताबी ज्ञान से उसको बाहर निकाला जाता है और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो जो आपका नॉलेज है, नॉलेज को अपने रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़ने के लिए NCF 2005 प्रोत्साहन देता है। तो आपको पता होना चाहिए NCF 2005 में किस चीज़ को नहीं लिया गया है। तो उसमें लिया गया है कि जो रटने को महत्व प्रदान नहीं करना, कि जो एक बच्चा है उसके रटने की प्रक्रिया को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ा करता है, आप क्या करेंगे? यदि कोई एक बच्चा है और आप एक टीचर हैं कि एक बच्चा आपकी क्लास में हमेशा लड़ता रहता है अपने दोस्तों के साथ या क्लास में बच्चों के साथ, तो आप क्या करेंगे? ए, आप बच्चे को सजा देंगे। बी, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे। सी, आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। डी, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। जो बच्चा आपके क्लास में बार बार अपने दोस्तों के साथ या अपनी कक्षा में लड़ता रहता है, तो आप सबसे पहले पता करेंगे कि वह क्यों दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरे बालकों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ लड़ता रहता है, और उसके बाद उसे समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक है उसकी क्या विशेषता है। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। वह बी, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। सी, वह अत्यधिक संवेदनशील है। डी, वह सख्त अनुशासन पसंद है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, उसे अपने विषय का गहन अध्ययन है। जब कोई भी एक टीचर होता है और उसे अपने सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन होता है या अच्छे से उसको नॉलेज होता है, तो उसका जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी होती है। यदि किसी टीचर को कोई चीज़ नहीं आती है और अपने सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान नहीं है, तो वह जो उसका जो व्यवहार होता है बच्चों के साथ, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, या कोई बच्चा उससे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन करता है तो वह उसे डांट देता है, तो जो मानसिक रूप से सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे अपने विषय का अच्छा ज्ञान है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एक किशोर के संवेगों के रूप के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होते हैं। बी, संवेग स्थायी होते हैं। सी, प्रत्येक संवेग में एक भावना जुड़ी होती है। डी, संवेग बाह्य उद्दीपनों से जागृत होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, संवेग स्थायी होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इमोशंस है, इमोशंस कभी भी स्थायी नहीं होते हैं, इमोशन बदलते रहते हैं। तो इसलिए ये जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये यहाँ पे जो इमोशंस है वो परिवर्तनशील है, वो अस्थायी होते हैं। और जो पहली स्टेटमेंट हमारे पास थी, संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक संवेग में एक भावना जुड़ी होती है, जो जितने भी इमोशन है उसके साथ एक फीलिंग जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल सही है। संवेग बाह्य उद्दीपनों से जागृत होता है। जो हमारे इमोशंस है उसके लिए जो स्टिमुलेशन दिया जाता है, स्टिमुलेशन के द्वारा भी हमारे जो संवेग है वो जागृत होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने का कारक नहीं है? जो एक बच्चा है, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव कौन सा कारक नहीं डालता है? ए, परिवार में गरीबी। बी, कक्षा में नींद आना। सी, स्नेह का अभाव। डी, पारिवारिक कलेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कक्षा में नींद आना। यदि किसी बच्चे को कक्षा में नींद आ जाती है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ है और इसमें किसी भी प्रकार का उसके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि परिवार में गरीबी है तो वह मेंटली अस्वस्थ हो जाता है, उसके जो मेंटल हेल्थ है वो इम्बैलेंस हो जाती है। और यदि किसी बच्चे को स्नेह का अभाव, यदि किसी को पूरी तरह से अच्छे से प्यार नहीं मिलता है और उसके साथ रूडली बात की जाती है, तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसकी मेंटल हेल्थ पे इसका प्रभाव पड़ता है। और यदि पारिवारिक कलेश है, ये मैंने पिछले कल भी बताया था आपको एक उदाहरण के थ्रू, कि यदि किसी बच्चे के फैमिली में उसके मदर फादर हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, या उसके फादर या उसके मदर में से कोई गलत कार्यों में लगे हुए होते हैं, तो जो बच्चा होता है उसके ऊपर भी उसका मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जिसके ये तीनों जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, परिवार में गरीबी, स्नेह का अभाव और पारिवारिक क्लेश, ये तीनों के तीनों आपके मेंटल हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं। जबकि आप कक्षा में यदि सो जाते हैं या आपको नींद आ जाती है तो ये आपके मेंटल हेल्थ पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक छात्र गणित के प्रश्न हल करने का बहुत परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ है, ए, आंतरिक प्रेरणा। बी, बाह्य प्रेरणा। सी, गणितीय प्रेरणा। डी, आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, बाह्य प्रेरणा। जो एक स्टूडेंट है और वह गणित में जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के प्रश्नों को हल करने की बहुत कोशिश कर रहा है और उसके पिता उसे अच्छे अंक लाने के लिए मोटरसाइकिल देने का वादा करते हैं, तो उसे क्या किया जा रहा है, उसे स्टिमुलेशन दिया जा रहा है। और जो ये स्टिमुलेशन है ये किस प्रकार का काम करेगा, ये आपके लिए जो एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करता है, तो ये बाह्य प्रेरणा का कार्य आपके लिए करेगा। यदि यही चीज़ आपके अंदर से आती है, कि यदि आपके अंदर से आता है कि मुझे इतना काम करना है या ये क्वेश्चन हल करना है, तो ये किस प्रकार का, ये इंटरनल मोटिवेशन होती है। तो ये कैसा होगा, ये आंतरिक प्रेरणा होगी। परंतु यहाँ पर आपको स्टिमुलेशन दिया जा रहा है जिसके कारण आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो हमारा आज का मॉक टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।